अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले सारा इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझाने में टाइम लगे, ना कि लिखने में। तो द वेरिएंस अब स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। एक प्रॉपर्टी हम वेरिएंस के लिए करेंगे, वही प्रॉपर्टी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही होती है। द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो इफ ए इज एनी कांस्टेंट, देन वेरिएंस इज जीरो। अब देखें, अब वो कहता है अगर मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हो, उसका मैं वेरिएंस लूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। वो कहता है फर्ज कर लें कि मेरे पास ए क्या है, पड़ा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब उसने कह दिया कि ए कांस्टेंट है तो उसका वेरिएंस क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी कहूंगा तो वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा। अगर वो यहाँ पर ही हमें कह देता कि वेरिएंस लो जी, किसका आप ले लें, 50 का, तो वो साथ में ये मेंशन कर दे कि 50 क्या है, 50 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपने क्या कह देना कि वेरिएंस क्या है, जीरो है इसका। ठीक है, वेरिएंस क्या है, जीरो है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं, अब हमारे पास आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है। अगर मेरे पास एक आंसर आ जाए, मैंने ये लिखा है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो ये मेरे पास क्या होता है, सिग्मा स्केयर। ठीक है, सिग्मा स्केयर की वैल्यू अगर मेरे पास 16 है, तो मैं अगर इसका अंडर रूट ले लूँ बोथ साइड के ऊपर, तो मेरे पास जो न्यू वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, ये मेरे पास सिग्मा है, तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे हमारे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब देखते हैं, अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें तो वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि ओरिजिन के बारे में पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। अगर मेरे पास एक डाटा सेट दे, देखें एक्स की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो अगर मैं एक्स में कोई चीज़ प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 10 ही प्लस कर रहा हूँ या 10 ही माइनस कर रहा हूँ, प्लस एंड माइनस बोथ की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो देखें इस वक्त 10 क्या होगा, हर ऑब्जर्वेशन के साथ आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये देखें कि न्यू डाटा सेट भी मैंने बना दिया है, ये 10 ऐड करके, तो एक न्यू डाटा सेट भी बन रहा है, यानी कि ये 10 यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एज अ कांस्टेंट वैल्यू काम कर रहा है। ये भी आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा क्या कर रहा है कि हमें डाटा सेट हमारा चेंज कर रहा है, तो ये चेंज इन ओरिजिन होता है। अगर कोई भी वैल्यू आप प्लस करें या कोई भी वैल्यू माइनस करें, एवरी सिंगल वन ऑब्जर्वेशन के, एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन जो हमारी डाटा सेट के अंदर पड़ी हो उसमें से, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि उससे इस ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज का जो वेरिएंस का आंसर आएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा, वो इससे चेंज नहीं होगा, जितनी मर्जी आप हर वैल्यू, लेकिन ये देखें हर वैल्यू को सेम ही प्लस करना है। देखें एग्जाम्पल ली हमने हमने क्या कहा, अगर मेरे पास एक एक्स का डाटा सेट है, ठीक है, मैंने इसका पहले क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। मीन निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, समीशन एक्स ओवर एन, तो वो मैंने कर लिया, 60 मेरा आंसर आ गया इसका। अब फिर अगर मैं इसका वेरिएंस निकालना चाहूँ तो आपको उसका भी पता है कि वेरिएंस का फार्मूला ये होता है कि अगर मेरे पास मीन की वैल्यू पड़ी हो तो मैंने क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन लेना था, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना था, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये आंसर आ गया 80, तो ये मेरे पास क्या है, वेरिएंस का, क्योंकि मैं सैंपल के लिए ले रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा है, एक्स एस स्केयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता होता पॉपुलेशन के लिए तो मैंने क्या करना था, सिग्मा स्केयर लिखना था। अब इस वक्त मैं सैंपल लिया है तो मैंने सैंपल के लिए एस स्केयर लिया। देखें अगर मैं अब दोनों साइड्स पे इसका ले लेता अंडर रूट, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि हम दोनों प्रॉपर्टी साथ साथ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। देखें अब वो उसने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर देखें जोर दें, वो कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो देखें हमने ओरिजिन चेंज किया, हमने क्या कहा कि मैं जी हर वैल्यू के अंदर +10 करना चाहता हूँ। अब जब मैंने +10 किया है तो मेरे पास एक नया डाटा सेट बन गया है, नया डाटा सेट बना है, मैंने उसका क्या निकाला है, मीन निकाला है, मैंने उसका वेरिएंस निकाला, मैंने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, मीन का आंसर चेंज हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये देखें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सेम है जो यहाँ पर आंसर पड़े हुए हैं, उन्हें कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं ये।
आप वैल्यू अगर हर, ये याद रखना कि हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में से वो आप वैल्यू अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस करनी है, अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस करनी है, तो आपका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी उसने ये देखें यही कर दिया है। यहाँ से आपको इस टर्म के बारे में भी दोबारा याद आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10 एक कांस्टेंट का काम यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। एक दफ़ा देखें 70 है प्लस 10 80, 50 है प्लस 10 60, लेकिन 10 सेम रह रहा है, एक्स की वैल्यूज चेंज हो रही है। अब देखें यहाँ पर जब हमने वेरिएंस लेना था तो हमने क्या करना था, हमने करना था वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ ए। ऐसे ही ए की जगह मैंने क्या लिया, 10 लिया है, तो मैं क्या कहूँगा वेरिएंस ऑफ एक्स, तो क्या वो वेरिएंस ऑफ एक्स की बात हम ये बाद में करेंगे क्या आंसर होते हैं, लेकिन मेरे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया क्या, 80 आ गया। चले, तो ये जो आंसर है मेरे पास एक कांस्टेंट का, वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं। हम स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात सेम ही कर रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने देखें डाटा सेट के साथ निकाली है ना, तो इसका मतलब क्या, अगर डाटा सेट एक लें, उस स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, आप डाटा सेट के अंदर कोई भी वैल्यू प्लस करते जाएं हर ऑब्जर्वेशन में, या माइनस करते जाएं हर ऑब्जर्वेशन से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप देखें एक और चीज़ है, अगर आप मीन का आंसर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है 60, और यहाँ पर देखें तो 70। तो चेंज क्या है, जो मैंने ये वैल्यू ऐड की है सिर्फ यही, अगर मैं पिछले वाले मीन में ही ऐड कर देता तो मुझे आंसर पता चल जाना था। यानी कि कहने का मतलब क्या था, अगर मैं ये सारा कुछ करता ही ना, इतना ही, ये देखें मैंने सारा ये अगर रेज कर दिया ये ले, और मुझे कोई कहता कि मेरे पास यही डाटा सेट हो और मैंने एक नया वैल्यू ऐड करनी है कि एक्स में हर वैल्यू में मैं चाहता हूँ तुम 10 प्लस कर दो और मुझे बताओ इसका मीन क्या होगा और इसका वेरिएंस क्या होगा, तो मुझे ये डाटा सेट का उसने मीन और वेरिएंस बता दिया, तो मैं क्लियरली ऐसे बता सकता था कि मेरे पास ये वैल्यू पड़ी हो 70 प्लस 10, तो इसका आंसर 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की बात करता, तो वेरिएंस मेरे पास अगर मैंने न्यू वेरिएबल के लिहाज से लिखा है, न्यू वेरिएबल को छोड़ें, बस इसका ये बता दें कि मेरे पास क्या जवाब आना था, मेरे पास सेम 80 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वो भी सेम आएगा। देखिए मैंने वो सारा किया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, ये भी सीखे साथ साथ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं जी। तो थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, तो वो क्या है, द वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट when each observation of variable x is either multiplied or divided by a constant। अब इसका मतलब क्या था इतना बोलने का, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये, अगर वो कहता है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन में, जैसे देखें अभी हमने एक डाटा सेट लिया था, देखें सेम डाटा सेट मैंने दोबारा लिया है। पिछली दफ़ा हमने क्या किया था, हमने ओरिजिन चेंज किया था, यानी कि x के साथ कोई चीज़ हमने प्लस की थी या माइनस की थी, हम कहते थे, तो हमारे पास आंसर चेंज नहीं होता। यहाँ पर वो कहता है प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई करें x के साथ कोई चीज़ या डिवाइड करवा दें, तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास जो, अगर मैंने a यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया, तो a के स्क्वायर को अगर मैंने दोबारा इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अगर मैं इसका, ये देखें ये ऐसे आपने कंफ्यूज हो जाना है, अगर मैंने इसी का ये देखें, अगर मैंने वेरिएंस निकाला हुआ तो मैं a के स्क्वायर को वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। प्रूव करते हैं, बाद में इसे भी देखते हैं। देखिए हमने प्रूफ की तरफ चलना है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू पड़ी है, मैंने इसका मीन निकाल लिया, मैंने इसका वेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, जो कि हमने पहले निकाल ली। अब मैंने हर वैल्यू को एक वैल्यू के साथ मैं क्या करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और मैं कहता हूँ 10% हर एक बंदे के इंक्रीज कर दिए जाए। तो ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा कि 10% कैसे बनेगा, कि अगर तो 100 यानी कि 110 हो जाए उनके, यानी कि 100 है तो 110, अगर किसी के 70 है तो वो 10% और बढ़ जाएंगे, ऐसे होंगे। यानी कि 1.1 यानी कि इसमें क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ये ले आपके लिए आसान कर दिया कि यानी कि मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ, इसे 1.1 के साथ। बाकी सारी बातें छोड़ें, आप ये याद रखें कि 1.1 के साथ हमने इसे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अब देखें हर वैल्यू को मैंने किया,
फिर मैंने क्या किया, तो एक नया वेरिएबल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ताकि आसानी हो समझने में। तो ये देखें, जब मैंने क्या किया, जब मैंने y की न्यू वैल्यूज निकाली हैं, उनका मीन निकाला, उनका वेरिएंस निकाला, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर आंसर में चेंज आए हैं। जबकि जब हमने प्लस किया था और माइनस किया था आंसर में चेंजेस आए थे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के आंसर में चेंज नहीं आए थे, यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ये चेंज क्या बता रहा है हमें चेंज ये बता रहा है कि अगर ये देखें मैंने 1.1 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ना, तो वो कहता है अगर ये देखें 1.1 अगर इसका मैं स्केयर ले लूँ और उसे मैं जो वेरिएंस पहले मेरा निकला हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि इतनी कैलकुलेशन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। ये देखें, अगर मैं 1.12 को 1.1 स्केयर को किसके साथ 80 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये वेरिएंस में है। अगर यही बात स्टैंडर्ड डेविएशन की होती तो आपने क्या करना था, आपने 1.1 को, स्केयर को नहीं, अकेले 1 को, और ये याद रखें यहाँ पर जो भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर गए होंगे वो माइनस की नहीं होगी, वो प्लस की होगी। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, इसे हमने क्या कर देना है, ये जो आंसर हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है 8.944, तो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने पहले वैसे बाय हैंड जैसे कहते हैं ना करके दिखा दिया, अब ये डायरेक्ट अप्रोच थी। अब देखें, अगर मेरे पास वेरिएंस, अब देखें यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो जब ये बाहर आएगा, ये याद रखें ऐसे, तो ये चीज़ याद रखने वाली है, जब वेरिएंस ऑफ ए एक्स आपके पास पड़ा है, ए क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो, जब ये वेरिएंस में लिखा होगा ये बाहर आएगा एक दफ़ा ऐसे, यानी कि ये देखें बाहर आएगा तो स्केयर बन के आएगा। अगर यही स्टैंडर्ड डेविएशन में पड़ा होता ए एक्स तो इसने बाहर आना था, तो हमने इसे ऐसे मॉड में लिखना था। अच्छा, ये मॉड में क्यों लिखा है, अक्सर देखें तो अगर मेरे पास वैल्यू होती 25 जो मैंने मल्टीप्लाई की है, ठीक है, या डिवाइड की है, तो ये मेरे पास क्या होना था, अगर मैं इसका अंडर रूल हो ना तो वो होता है +-5 वाला, कभी कभार ना चक्कर आ जाता है कि। अच्छा, हमने ये मॉड क्यों लिखा है, हमने ये इसलिए लिखा है कि ना ही वेरिएंस की वैल्यू और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये याद रख लें, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपकी ये थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी, फोर्थ और फिफ्थ जो है छोटी होती है, छोटी प्रॉपर्टीज हैं, अभी हमने देख लेनी है वो भी। फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करने लगे हैं, तो द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस। ठीक है, वो कह रहा है कि वेरिएंस लें सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं सम लूँ तो x + y, अगर मैं डिफरेंस लूँ तो x - y इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंस। अब वो कहता है कि अगर आप सम ले लें दोनों का, दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, या डिफरेंस ले लें, तो जो उनका आंसर होगा वो क्या होगा, उनका रिस्पेक्टिव सम ही होगा। ठीक है, इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंस। यानी कि अगर किसी ने लिखते लिखते ये नहीं गलती कर देनी कि वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y, वो गलत होगा। आपने क्या लिखना है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y ही होगा। अगर आप माइनस कर रहे हैं तब भी, अगर आप प्लस कर रहे हैं तब भी, तो इन दोनों को इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तीन चीज़ें तो एक ही थी, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, फिर प्लस माइनस मैंने इकट्ठा लिख दिया। लेकिन जब आप एक और चीज़ देख लें, जब आप वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई को, यानी कि अगर हम देखें ना कि अगर मैं इक्वेशन सोल्व करके आपको बताना चाहूँ तो वो मैं इक्वेशंस वगैरह के चक्कर में नहीं इतना पड़ता, लेकिन अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आती है 1/n, उसके बाद में ये चीज़, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये टोटल 1/n मिला के, इसे हम कहते हैं कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। तो याद रखें, कोवेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोवेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। तो इस यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 0 ही होगा। आपको इतना पता चल गया। तो कोवेरिएंस को क्या हमने कह दिया ना, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कोई लिंक नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरे की वैल्यूज आ रही हैं नहीं आ रही, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कोवेरिएंस हमें क्या बता रहा है कि वो क्या होता है, हमारे पास x एंड y 0 होता है। ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी।
तो वो भूल गया था कि हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक साथ ही कर रहे हैं। तो हमने वेरिएंस के लिए क्या कहा था, अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई, यानी कि हम डिफरेंस ले रहे हैं या हम सम ले रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होना था, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे यानी कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि हमें पता क्या है, हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू अगर 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ तो ये देखें ऐसे है, तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहता हूँ तो मैंने 4 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि अंडर रूट ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ले लेना था। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी थी, हम अगर हमारे पास सिग्मा स्केयर कंबाइन निकालना पड़ता, ठीक है, यानी कि हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन डाटा सेट दिए गए हों, उनकी निकालनी हो तो हमने कैसे निकालनी है। तो वो प्रॉपर्टी लिखने के बजाय मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख के और उसके बाद में क्वेश्चन करके बता दिया है। देखें, अगर वो कहे कि हमारे पास 2 डाटा सेट है, ठीक है, अगर पहला डाटा सेट है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 50, उसका मीन ये है 59.5, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अब ये जो वैल्यू दी गई है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की है। अगर इसके ऊपर स्केयर दिया गया होता, ठीक है, तो ये क्या हो जानी थी, वेरिएंस की वैल्यू हो जानी थी। ये देखें, अगर स्केयर लिखा होता तो स्केयर नहीं है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर स्केयर लिखा होता, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो ये वेरिएंस होना था। अब नहीं लिखा हुआ तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमारे डाटा के अंदर देखें, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी गई, फिर एक दूसरा सेट दिया गया, उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी गई। अब हमें कहा जाता है कि इसका कंबाइंड वेरिएंस फाइंड करके दें, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इस फार्मूले से हमें क्या पता चलेगा और कैसे, वो कहता है अगर कंबाइंड वेरिएंस हमने फाइंड करना है तो 1/n। अब ये n के साथ कोई आई नहीं लगा हुआ, ठीक है, यानी कि ये नहीं कि पहले नंबर 1 वाले ऑब्जर्वेशन है या नंबर 2 वाली, ये दोनों को मिला के जो ऑब्जर्वेशन है वो है, यानी कि ये देखें n1 प्लस n2, यानी कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हमारे पास जितनी भी, अब अगर यहाँ पर 3 डाटा सेट दिए गए होते तो 3 की मिला के n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। अब प्लस अब ये हमारे पास क्या है, समीशन, यानी कि सम करना है। हमने क्या सम करना है कि जो हमारे पास ये जो चीज़ें दी गई है, देखिए कैपिटल में और ये मैंने स्मॉल में लिखी, क्यों, क्योंकि ये मैंने हमारे पास जो डाटा है पॉपुलेशन के लिए उसने फार्मूला लिखा है, मैंने सैंपल का डाटा लिया है, जो मेरा क्वेश्चन है वो सैंपल पर है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, सिग्मा स्केयर है, तो वहाँ पर मैं एस लिख रहा हूँ सैंपल के लिए, ठीक है। आप देखें हमें यहाँ पर क्या चाहिए, n1, पहले देखें n आई है, यानी कि मैं पहले 1 वाली वैल्यू पुट करूँगा। ये देखें, तो मैंने 1 वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फिर वो कहता है कि वेरिएंस ले लो पहले वाले का, तो मेरे पास तो वेरिएंस पड़ा नहीं, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ा हुआ है। तो मैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल लेता हूँ, आपको पता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अगर मैं वेरिएंस लूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स, अगर इसका आंसर यानी कि ऐसे पड़ा हुआ चले 16 है, तो 16 है, तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ बोथ साइड के ऊपर मैंने अंडर रूट लेना था और मेरा आंसर आ जाना था 4। तो अब देखें, अगर मैं अंडर रूट लेकर ऐसे कर सकता हूँ तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि दोबारा स्केल लेकर से 16 भी बना सकता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ है, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया तो मैं उसका स्केल ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने स्केल लिख लिया, पहले मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा गया। अब प्लस फिर मुझे क्या है, ये डी की वैल्यू क्या है, डी क्या है कि हमारे पास जो मीन दिया गया ग्रुप का, अगर पहला ग्रुप है उसका मीन माइनस ओवरऑल मीन। ये ओवरऑल मीन क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में निकाला भी था जब हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की थी, कि हमारे पास एन की वैल्यू जितनी एन की वैल्यू है, पहला ग्रुप है तो उसके एन की वैल्यू लिखें, साथ उसमें क्या लिखना है आपने, उसकी मीन की वैल्यू लिखनी, प्लस अगर दूसरा ग्रुप है तो फिर दूसरा ग्रुप लिखें, उसकी मीन की वैल्यू लिखें, और जितने ग्रुप आपको दिए गए उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर देखें मैंने ऐसे किया तो मेरे पास जवाब क्या आ गया, 57.06। तो यानी कि अब मैंने 57.06 को क्या करना था, ये पहला मीन ये वाला माइनस ओवरऑल मीन, ठीक है, ओवरऑल मीन की वैल्यू मैंने माइनस करनी थी। अब देखें, अब आपको फार्मूले की सारी समझ आ गई होगी। अब अगर मैं इसे लिखना था तो मैंने कैसे लिखना था, ये n की वैल्यू मैंने कैसे बनानी थी, n1 प्लस n2 दोनों की, यानी कि 50 प्लस 40 ये वाली,
फिर मैंने ये n1 कहाँ से लेकर आना था, ये जो मेरी पहली वैल्यू पड़ी हुई थी 50, ये वाला वेरिएंस मेरे पास कहाँ से होना था, अगर मैं इस वाली वैल्यू का स्केल ले लूँ। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस क्या होना था, मैंने ये वाली वैल्यू लेनी थी x1 बार, ये देखें x1 बार मैंने ले लिया, माइनस ओवरऑल मीन मेरा जो आ गया वो इसका जवाब। फिर ऐसे फर्दर दूसरे के लिए n2, ठीक है, फिर वेरिएंस दूसरे का उसका स्केयर, फिर उसके बाद में दूसरी x2 बार की वैल्यू और ओवरऑल मीन। इसका जो आंसर निकलेगा वो यहाँ पर मैंने निकाल के अब देखें, तो ये आंसर क्या आ रहा है 76.58। तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, कंबाइंड वेरिएंस अगर हमारे पास मोर देन वन ग्रुप दिया गया हो। ठीक है, ये 2 ग्रुप के लिए 3 ग्रुप के लिए भी ऐसे हम निकाल सकते हैं, डाटा सेट दिए गए हों। अब इसी तरह हम इसका क्या कंबाइंड वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो जी क्या हमने कहा था, अभी हमने नहीं कहा कि अंडर रूट होना चाहिए, तो आप ऐसे निकाल के भी लास्ट के ऊपर अगर 76 का अंडर रूट ले लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट में ही ऐसे लेकर जाना चाहते हैं, हर एक के साथ ऐसे लिखना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।